चलिए, योगेश जी, अमृत जी, मिश्रा जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अमृत जी, कल की क्लास में आप नहीं आए थे। कल टेस्ट लिया था, बहुत बढ़िया टेस्ट हुआ था। क्या बात है, कल आप टेस्ट में नहीं आए थे? कल की क्लास अटेंड नहीं किया आपने? ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भारत के जो वन संसाधन है या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, जॉब करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो वन संसाधन को पढ़ेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आज हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कितने वर्षा में कौन से वन ग्रो करते हैं, ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं जो कि किसी पर्टिकुलर वन के अंतर्गत आते हैं, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अमरुद जी, है ना। चलो, देखो, कुछ पहले हम बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक एक करके चीजें डिस्कस करेंगे। वन से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से हैं जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित होता है। वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण में सुधार भी करता है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड की जो बच्चों सेकेंड वेव थी, है ना, सेकेंड वेव थी, वो तो आपने फेस देखा ही होगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कैसे लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रहे थे, है ना। और जो वृक्ष होते हैं या फिर वन होते हैं, ये हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। तो इंसान को उस समय ऑक्सीजन का ज्ञान हुआ जब सेकेंड वेव में लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई थी। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वृक्ष जो हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे थे कि वृक्ष क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और हम इंसान जो ह्यूमन बीइंग है, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बहुत ही महत्व होता है जैव विविधता के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और ओवरऑल आप देखेंगे तो इनका काफी ज्यादा महत्व होता है। इसके अलावा जो वन होते हैं बच्चों, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी लकड़ियां होती हैं जो कि बहुत सारी चीजों में काम आती है, जैसे कि आप देखेंगे फर्नीचर हो गया, है ना, आजकल तो घर वगैरह भी लकड़ियों से बनने लगे हैं। तो ऐसे जो वन होते हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष मिलते हैं जिससे जो औषधि के काम आते हैं, अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, है ना। कत्था प्राप्त होता है, जैसे खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। सागौन का एक वृक्ष होता है, काफी महंगा होता है ना, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं आपके घरों के। चंदन आप देखेंगे, चंदन भी दो प्रकार के होते हैं, आपने देखी होगा, पुष्पा मूवी और वीरप्पन डाकू वगैरह के बारे में आपने सुना ही होगा, चंदन की तस्करी करते थे, तो काफी महंगा वृक्ष होता है। तो ऐसे तमाम तरीके के वृक्ष होते हैं। तो ये जो वृक्ष होते हैं या फिर वन होते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी काफी महत्व रखते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे या फिर किसी भी राज्य देश की अर्थव्यवस्था की भी आप बात करेंगे, तो इनका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा वन पारिस्थितिक संतुलन की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन को भी रोकथाम करते हैं। मृदा वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वृक्ष की जो जड़ें होती हैं क्या करती हैं, मृदा अपरदन को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, है ना, ये मान लीजिए कोई एक वृक्ष है ना, ये एक कोई वृक्ष है, तो ये क्या करता है, इसकी ऐसी गहरी गहरी जड़ें होती हैं, है ना, बहुत गहरी जड़ें होती हैं इस प्रकार से। तो ये क्या करती है, मृदा को बांध करके रखती है, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकने में भी काम करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण, है ना, प्रदूषण प्रदूषण को भी कम करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं ये धूल वगैरह को या डस्ट वगैरह है जो है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वन होते हैं पूरे हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ओवरऑल आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये जनरल से कुछ पॉइंट थे। अब कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वन्य और वन्य जीव सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर विषय है, इसको 7वीं सूची में वर्णित समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब कहां पर है, समवर्ती सूची में इसको लिस्ट किया गया है। वन और वन्य जीव, 3 प्रकार की सूची होती है, आपने पढ़ा होगा संविधान में। एक होती है संघ सूची, है ना, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची।
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, संघ सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें केंद्र सरकार बनाती है, राज्य में राज्य सरकार बनाती है ना, कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी इस पर बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाती है। सब चीजें आपने पॉलिटी में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वन और जो वन्य जीव सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, आपको याद रखना है। और 42C है या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, इसके द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया है ना। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले तो जो वन और वन्यजीव सब्जेक्ट था ये राज्य सूची का विषय था। किसका था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, है ना, इसको अपने आप में लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था, है ना। तो इसको, इस पूरे संविधान संशोधन को, इस सीए को अपने आप में एक लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है, और इसके द्वारा ही इस सब्जेक्ट को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया, दोनों काम हो गए आपके, है ना। तो याद रखना है, वन और वन्यजीव पहले राज्य सूची में था, वर्तमान में समवर्ती सूची में है। 42CA 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में रखा गया। क्लियर है? आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1988 में एक वन नीति आई थी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट नीति या फिर राष्ट्रीय वन नीति इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस नीति के अनुसार क्या कहा गया था? जो भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, हमारे देश का, इस भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33.33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। तो यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मिनिमम कितने क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33.33, 1/3 आप बोल सकते हैं, इतने क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक है। ठीक है, ये राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है, एक प्रकार से टारगेट दिया गया है, और इस पर लगातार राज्य सरकारें काम भी कर रही हैं और लगी हुई हैं, ताकि इतना क्षेत्र, इतना वन क्षेत्र, वन कवर वो। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे यह समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो कुछ जनरल पॉइंट थे। इसके अलावा वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके संरक्षण के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था, जब ये नियम आया था उससे पहले हमारे भारत में बहुत ज्यादा शिकार होते थे, है ना, शिकार। अब शिकार भी दो टाइप से होते थे। एक तो भैया कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, है ना, जमींदार लोग हैं, वो तो एक तो शौक के लिए करते थे, है ना, शौक है भैया, शौक है, किसी को मार दिया, हिरण को मार दिया, किसी पक्षी को मार दिया, शेर को मार दिया, है ना। और कुछ लोग शिकार किस लिए करते हैं? कुछ लोग शिकार करते थे, उनकी जो हड्डी होती है ना, दांत होते हैं, खाल होती है, ठीक है, तो इनकी मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी हड्डियों को, दांतों को, खालों को मार्केट में बेच करके मोटी रकम कमाना कुछ शिकारी जो होते हैं इस उद्देश्य से जो वन्य जीव होते थे उनका शिकार करते थे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मात्रा में चल रहा था। तो इस पर लगाम लगाने के लिए 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। आपको याद रखना है 1972 में। इस एक्ट के द्वारा कड़े प्रावधान किए गए कि जो भी शिकार करेगा या फिर इस गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा उसको जो भी मतलब उसमें था प्रोविजन वगैरह बहुत सारा, वो बहुत बड़ा एक्ट है। तो वो आपको याद रखना है कि इन सभी गतिविधियों पर, वन्य जीवों के शिकार, अवैध शिकार पर नियंत्रण करने के लिए, लगाम लगाने के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी शिकार वगैरह होते हैं, अवैध शिकार होते हैं, हड्डी, दांत, खाल वगैरह को बेचा जाता है, इस पर नियंत्रण करना। और इसी के तहत ही पूरे देश भर में आप देखेंगे 1973 में आपको टाइगर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है ना, टाइगर प्रोजेक्ट जिसमें पर्टिकुलर टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया है ना। बहुत सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एक्ट की डेट याद रखना है, 1972, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और न्यूनतम हरियाणा में पाए जाते हैं। तो ये जनरल से पॉइंट है। यदि आप ओवरऑल एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल
पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। और न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम क्षेत्रफल पर हरियाणा राज्य में वन पाए जाते हैं। तो एक जनरल से फैक्ट है, ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? तो हरियाणा राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये अभी हमने देखा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में आया था। और एक और आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में आया था, ठीक है। क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में ये पूरा अधिनियम था। तो इसकी भी आपको थोड़ा सा ईयर याद रखना है, डेट याद रखना है, कई बार प्रीलिम्स या फिर अन्य एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यदि हम वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करें यदि हम इसका, तो इसको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। किनको? वनों का प्रशासनिक जो वर्गीकरण है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, इसमें 3 भागों में वनों को बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है यहाँ पर आरक्षित वन, है ना। आरक्षित वन या फिर इसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। आरक्षित वन या फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में जो सरकार होती है वो इसको नियंत्रित करती है, और सरकार का या फिर गवर्नमेंट का डायरेक्ट तौर पर नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है, सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, ठीक है। इस रीजन में आरक्षित वन में जो लगभग 50% क्षेत्र है हमारे भारत का, मतलब जो ये पूरे वन होते हैं उसका लगभग 50% क्षेत्र जो है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। रिजर्व्ड आप नाम से ही समझ सकते हैं, है ना। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप देखते होंगे ना, रिजर्व्ड कैटेगरी होती है, रिजर्व्ड आरक्षित डब्बे होते हैं, है ना, जहां पर आप रिजर्वेशन करके चढ़ते हैं। तो आरक्षित मतलब इनको आरक्षण मिला हुआ है सरकार का, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट इनको हम बोलते हैं, लगभग 50% क्षेत्रफल कवर करते हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं इसमें सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, और इस पर्टिकुलर रीजन में चराई कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, ठीक है। वृक्षों की कटाई चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, इस रीजन में आपको याद रखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना है कि किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो आप देखेंगे नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वो इसी के अंतर्गत संचालित होते हैं, आरक्षित वनों के अंतर्गत ही संचालित होते हैं। और 53% जो भूभाग है वो आरक्षित वन के अंतर्गत ही आता है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि वन और वन्यजीव जो है ये संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के भी अपने नियम है और राज्य सरकारों के भी इसमें नियम होते हैं। तो राज्य सरकार, पर्टिकुलर राज्य सरकार के आरक्षित क्षेत्र अलग हो सकता है, संरक्षित क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 53% देश का जो क्षेत्रफल है वो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया आरक्षित। अब एक और है संरक्षित वन क्षेत्र, है ना। संरक्षित वन क्षेत्र या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है? सरकारी नियंत्रण में ये भी होते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं उसी प्रकार से ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पर सरकार के कानून थोड़े से लचीले होते हैं। यहाँ पर क्या था, कानून थोड़ा सख्त होते हैं, है ना। कानून सख्त होते हैं, मतलब यहाँ पर भैया आप अपने पालतू पशुओं को नहीं चरा सकते, वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिट है ना, नहीं कर सकते। लेकिन संरक्षित वन में क्या है, थोड़े से कानून लचीले होते हैं, होते ये भी सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन स्थानीय लोग परमिशन लेकर के अपने पालतू पशुओं को चरा सकते हैं। ऐसे वृक्ष जो सूख गए हैं तो वो लकड़ी वगैरह का भी थोड़ा बहुत काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कि वनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उस पारिस्थितिक तंत्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत मानव गतिविधि यहाँ पर होती है। जैसे खासतौर पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर इसके अंतर्गत मुख्यतः आप देखेंगे नेशनल पार्क वगैरह आ जाते हैं, किसके अंतर्गत? आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन जो संरक्षित वन क्षेत्र है इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो होती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे तो वो सब थोड़ा सा इसके अंतर्गत आ जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो है इसके अंतर्गत बच्चों टोटल लगभग 29% का वन क्षेत्रफल आया था। उसमें कितना था? 53 था, ठीक है। आरक्षित में 53 था, इसमें लगभग 29% का क्षेत्र आ जाता है। अगला है अवर्गीकृत वन। अब इसका मतलब क्या है? अनक्लासिफाइड, मतलब ऐसे वन जिनका अभी तक वर्गीकरण ही नहीं किया गया है, ठीक है, उनको हम अवर्गीकृत या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर पूर्णतः
आप गतिविधियां कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इनका भी वर्गीकरण नहीं हुआ है। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है, आपको याद रखना है। 18% जो क्षेत्रफल है वो उसके अंतर्गत आता है। मैंने आपको दो ही याद रखने हैं, आरक्षित और संरक्षित याद रखना। आरक्षित में कानून कठिन है, 53% क्षेत्र कवर करता है। संरक्षित में थोड़ा सा कानून लचीले हैं, 29% क्षेत्र को कवर करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। कभी एग्जाम में मेंस में भी लिखने को आ सकता है, तो आप ये तीनों पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। 100 वर्ड में इजिली आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया इतना? बताओ, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? आगे डिस्कस करते हैं फिर। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अमृत योगेश, सोनू जी, मिश्रा जी। हाँ सोनू जी बताइए, कोई डाउट है सोनू जी? अनिल चौहान, अनिल चौहान, अनिल जी आपको भी मैं शायद पहली बार ही क्लास में देख रहा हूँ। नए एनरोल हुए हैं क्या आप? अनिल जी थोड़ा सा बताइए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, है ना, क्लियर है, बढ़िया। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अब देखो, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना, फ्लोरा, नेचुरल फ्लोरा या फिर प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इनको हम जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में भी आपको एनिमेशन के थ्रू दिखता जाएगा कि कौन से वन कहां पर पाए जा रहे हैं, और एक एक करके फिर हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। अनिल जी थोड़ा सा बताइए कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आपको शायद मैं पहली बार लाइव देख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। एमपीपीएससी, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न घाट का पश्चिमी जो किनारा है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार देखने को मिलते हैं। अब हालांकि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, सदा जिनमें बहार है ना। एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन है, हरे भरे हैं, मतलब ऐसे वृक्ष जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको हम सदाबहार वन बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो वृक्ष होते हैं उनको हरा भरा, ठीक है, जो वृक्ष हमेशा, क्योंकि एक टाइम आता है ना कि वृक्ष सूख जाता है, लेकिन ये जो होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो वृक्ष को हमेशा हरा भरा रहने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। एक तो अच्छा खासा टेम्परेचर, ठीक है, कि धूप बढ़िया से उनको मिलती रहे, ठीक है, और दूसरी चीज क्या चाहिए? वर्षा या फिर उनको जल, है ना। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होगी, तो ये दो कंडीशन होती है। टेम्परेचर तो हम चूंकि उष्ण कटिबंधीय रीजन में है तो टेम्परेचर की तो कोई कमी है नहीं हमारे भारत में, है ना, अच्छा खासा रहता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और हमारा भारत के बीचों बीच से करके रेखा गुजरती है, तो दक्षिण भारत, ये वाला रीजन तो पूरा हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय रीजन ही है। ठीक है, तो टेम्परेचर की तो कोई कमी नहीं है हमारे भारत में, है ना, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम आते हैं। तो ये सदाबहार वन जो है कहां पाए जाएंगे? जहां पर, एक मिनट, सॉरी, क्या हो गया ये, ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय वन कहां देखने को मिलेंगे बच्चों हमें? एक मिनट रुकना, ठीक है। एक तो वेस्टर्न घाट, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और एक ये वाला रीजन है ना, तो यहाँ पाए जाएंगे। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरे हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट
डेसिडियस डिसिडियस फॉरेस्ट है ना, इनको हम बोलते हैं, याद रखना है। अब इनमें क्या होता है, अब देखिए जो ये वन जितने भी प्रकार के हम पढ़ेंगे ना, 6 प्रकार के यहाँ पर हम वन डिस्कस करेंगे, तो मेन आपको क्या देखना है, वर्षा, है ना। यहाँ पर वर्षा जो होती है ना, जो रेनफॉल होता है, तो उसमें डिफरेंस के आधार पर ही ये वन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहां पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। जहां पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। आधे पत्ते अपने गिरा देते हैं, है ना, जब वसंत ऋतु आती है। फिर आप देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अभी हम आगे देखेंगे तो वहां पर लगभग आप देखेंगे 70 से 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। वो भी अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं वसंत ऋतु में, क्यों, जल संचय के कारण। फिर हम देखेंगे कटीले और झाड़ी वाले वन, जो आप देखेंगे मरुस्थलीय रीजन है भारत का, वहां पर आपको शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वर्षा के आधार पर हम इनका डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती वन हो गए। अभी एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, 70 से 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। कटीले वन लगभग 70 से कम या फिर न्यूनतम वर्षा जहां पर होती है, तो वहां पर आपको कटीले वन झाड़ियों वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे, खासतौर पर राजस्थान वाला रीजन, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय रीजन जो है। पर्वतीय वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं उनको हम पर्वतीय वन बोलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं ज्वारीय वन। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर मीठा पानी और खारा पानी, मतलब तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में आपको ज्वारीय वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जहां पर मीठा पानी और खारा पानी, समुद्र का पानी मिलता है, वहां पर ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के टोटल वन होते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। एक एक करके हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनकी विशेषता क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक। अब एक बार बताओ, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी पर ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे, इक्वेटर के पास, है ना, इक्वेटर को आसपास वाला जो रीजन है, ठीक है। यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो 0 डिग्री का क्षेत्र है बच्चों, यहां पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि यहां पर एक तो डेली वर्षा होती है ना, यहां पर डेली वर्षा भी होती है, खूब वर्षा भी होती है, और खूब टेम्परेचर भी रहता है। यहां पर वर्षा की भी कमी नहीं है और टेम्परेचर की भी कमी नहीं है। तो सबसे अच्छी कंडीशन जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है यहां पर ही बनती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए, ठीक है। वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, तो याद रखना सर्वाधिक तो यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी जगह जहां पर ये कंडीशन बनती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है और टेम्परेचर भी अच्छा है, तो वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से भारत में, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देख लो, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी किनारा है, क्योंकि हम मानसून में पढ़ेंगे कि वाला रीजन सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है भारत में, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, सह्याद्री, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट, है ना, शिलोंग, शिलोंग पठार या फिर मेघालय का पठार हो गया, शिलोंग प्लेटी हो गया, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो ये कुछ रीजन है ना। अंडमान निकोबार भी चूंकि आइलैंड है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वर्षा होती है, और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, आइलैंड वगैरह मतलब आप जो भी देखेंगे तो वहां पर आपको इसी प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर वर्षा भी लगातार ज्यादा होती है और टेम्परेचर तो यहाँ पर अच्छा है ही, ठीक है। तो ये रीजन है जहां पर बच्चों एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हालांकि मानसून अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्लाइमेट हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट में, है ना, ये पश्चिमी घाट रीजन है। क्योंकि क्या होता है, जब भारत में मानसून आता है, इस प्रकार से हवाएं आती हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहां से टकरा करके यहाँ पर खूब वर्षा करती है। मतलब मान लो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ना, तो यहाँ से जो हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं, है ना, तो क्या करती हैं, इस पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर इनमें संघनन होता है, बादल बनते हैं और बढ़िया से इस साइड वर्षा करती है। जबकि इस साइड उतनी वर्षा नहीं होती, है ना, इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, रैन शैडो रीजन बोलते हैं। इस साइड उतनी वर्षा नहीं होती, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल में खूब वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ तो आपको पता ही होगा, गारो, खासी, जयंती और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं, कीप आकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। मेघालय में चेरापूंजी, मासिमराम जैसे स्थान है जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है, आपको याद रखने हैं।
चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, सिनकोना हो गया, रबर हो गया, बांस, जरूल, है ना, ये सभी जो वृक्ष हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख वृक्ष के नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहां से हो सकता हो कभी एग्जाम में आ जाए कि 4 वृक्ष दे देगी और बताओ ये किस वन के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए महोगनी, रोजवुड, आवनू, जारुल, बांस, बेंत। अब बांस तो कॉमन है, और भी जगह मिलेगा, सिनकोना, रबर। तो ये सभी जो है ये प्रमुखता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे केरल वगैरह वाला रीजन हो गया, कर्नाटक रीजन हो गया, तो मसाले वगैरह की भी खेती यहाँ पर होती है, इस रीजन में होती है, ठीक है। सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन भी कहा जाता है। तो एक जनरल सा ये फैक्ट है बच्चों की एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सोलास वन किसको बोलते हैं। तो सह्याद्री प्रदेश या फिर जो पश्चिमी घाट वाला प्रदेश है, यहाँ पर इन वनों को सोलास वन भी बोलते हैं, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। इसके अलावा इनमें अधिपादप भी पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से क्या अधिपादप की विशेषता है, अधिपादप, है ना, अधिपादप ये क्या होता है। एक चीज आपने देखी होगी, है ना, जब खासतौर पर वर्षा ऋतु आती है ना, जब वर्षा ऋतु आती है तो आपने देखा होगा जो वृक्ष होते हैं, है ना, ये वृक्ष है मान लो, ठीक है, ये वृक्ष हो गया, वृक्ष की टहनियां होती हैं इस प्रकार से, है ना, वृक्ष की टहनियां वगैरह होती है, तो इन टहनियों पर भी छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे से पौधे उग जाते हैं, दूसरे पौधे उग जाते हैं, है ना, मतलब वृक्ष कोई दूसरा है और उस पर छोटे छोटे कोई दूसरे पौधे उगे हुए हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं अधिपादप। और ये कहां पर, ये विशेषता कहां पाई जाती है, जब ज्यादा वर्षा होती है। आपके रीजन में भी जब वर्षा ऋतु आएगी तो इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती होगी। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनकी ये विशेषता होती है कि इनके वृक्षों में अधिपादप देखने को मिलते हैं, मतलब इस प्रकार से ये वृक्ष है और उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, है ना, तो इनको हम अधिपादप बोलते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है गोविंदा, अनिल, सोनू, मिश्रा, गौरव, अमृत, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, अधिपादप। तो क्या क्या रखना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया। सबसे पहली बात तो वर्षा याद रखनी है कि जहां पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, सिर्फ वर्षा वाला मैटर नहीं है, एक बात और याद रखना, टेम्परेचर भी उस रीजन में अच्छा होना चाहिए, है ना, टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए और वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तो वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकी विशेष, इनकी वनों की बात करें तो भारत में पश्चिमी घाट रीजन हो गया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, है ना, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबर, है ना, रोजवुड, ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं जो कि सदाबहार वनों की कुछ प्रमुख वृक्ष हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके अलावा सोलास वन भी इनको कहा जाता है सह्याद्री प्रदेश में, है ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्ट के रूप में, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सोलास वन से आप क्या समझते हैं, अधिपादप वन की विशेषता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है, तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं
तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है, उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो है बच्चों वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है ना। अब जो भी रीजन है, अब देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से, कहीं मिक्स भी हो सकते हैं कहीं, क्योंकि वर्षा जरूरी नहीं ना कि, क्योंकि देखिए जैसे हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है ना, यहाँ पर हमने देखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब जो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है, जैसे कि आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट का पूर्वी किनारा है, यहाँ पर आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। हमारे प्रायद्वीपीय भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, है ना, मतलब आप बोल लीजिए पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच वाला, है ना, ये वाला भी थोड़ा ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो वर्षा के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। बहुत सारे वृक्ष आपको कॉमन भी मिलेंगे अलग अलग वनों में, है ना। तो एकदम ऐसा डिवीजन कोई ये नहीं किया गया है कि बिल्कुल मिक्स एक दूसरे में वृक्ष नहीं पाए जाते। जैसे आप देखेंगे सागौन और साल, वैसे तो ये अलग अलग में आते हैं, लेकिन कई जगह आपको मिक्स भी मिल जाएंगे। हो सकता है जैसे बांस है, ये सदाबहार में भी मिलता है, आर्द्र पर्णपाती में भी मिलता है, पर्णपाती में भी मिलता है, हर प्रकार में मिलता है। तो ये बस वर्षा के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्षेत्र देख लीजिए जरा सा, ये देखिए ये पश्चिमी घाट का पूर्वी किनारा है ना, ये वाला, और यहाँ पर ये कुछ ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ये भावर वाला रीजन भी हो गया, यहाँ पर भावर तराई के आसपास वाला रीजन। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो देखिए सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी पठारी भाग में, शिवालिक श्रेणी में, भावर और तराई प्रदेश में भी इस प्रकार के बच्चों वन पाए जाते हैं। क्लियर है? कहां कहां पर? सह्याद्री पर्वत है तो इसका पूर्वी ढलान, क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ठीक है। प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, मतलब ये वाला रीजन है ना, उत्तर पूर्वी भाग। शिवालिक श्रेणी के सहारे, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में जो भावर तराई प्रदेश है यहाँ पर, तो इन सभी रीजन में बच्चों इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। इनके वृक्षों की बात करें तो सागौन आपने सुना ही होगा, आपके घरों में यूज होता है फर्नीचर बनाने में, इसके अलावा दरवाजे वगैरह बनाने में। काफी एक्सपेंसिव लकड़ी होती है, काफी महंगी होती है सागौन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सखुआ हो गया, शीशम हो गया, आम, महुआ, खैर, खैर से कत्था बनाते हैं, बांस हो गया, चंदन हो गया, ठीक है। तो चंदन, सागवान, खैर ये कुछ महत्वपूर्ण है, शीशम वगैरह। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सर रोजवुड ट्री की पिक, तो क्या चाह रहा है मैं पिक दिखाऊं आपको? रोजवुड देख लेना यार, गूगल में, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल रहते ही है, कोई भी वृक्ष देखना हो देख लेना, सर्च करना रोजवुड ट्री तो आ जाएगी फोटो, है ना। यही चाह रहे हो अनिल जी? ठीक है। इसके अलावा इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड होते हैं ना। भारत में भी यदि आप देखेंगे तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास ही, मतलब 200 तो नहीं होती, लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है। तो ये लगभग मानसूनी वनों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, मानसून पर डिपेंड होते हैं, एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किसी मानसूनी वन के इनमें से कौन मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, देखिए इसमें आर्द्र लगा हुआ है ना, आर्द्र लगा हुआ है, आर्द्र से मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा ज्यादा वर्षा है ना, मतलब सदाबहार से तो कम, लेकिन बाकी जो वन अभी हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। सर सदाबहार वन का ज्यादा यूज ही होता, हार्ड होती है। समझ में नहीं आ रहा है मिश्रा जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा सा क्लियर पूछिए, ठीक है। तो याद रखना है, वसंत ऋतु जब आती है, वसंत ऋतु मतलब समझते हैं ना, जो ठंड ऋतु होती है, ठंड ऋतु जब जाती है, फरवरी मार्च वाला जो रीजन होता है, मौसम होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं वसंत ऋतु, है ना। तो वसंत ऋतु में क्या होता है, वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो याद रखना है आर्द्र पर्णपाती, नाम में आप देखिए ना, नाम में आप देखिए, इसमें आधे पत्ते जो होते हैं ना वृक्ष अपने गिरा देते हैं। पर्णपाती मतलब क्या होता है?
पर्णपाती मतलब पत्ते गिरा देते हैं ना। अभी हम और आगे पढ़ेंगे शुष्क पर्णपाती, इसके बाद पढ़ेंगे शुष्क पर्णपाती, तो वो और ज्यादा पत्ते गिरा देते, तो ये अपने आधे पत्ते गिरा देते हैं वर्षा ऋतु में। क्यों? जल संचय के लिए, गर्मी आने वाली होती है, क्योंकि क्या अभी ठंड खत्म हुई, अभी गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो इसके बीच का जो सीजन होता है उसको हम वसंत ऋतु बोलते हैं। और वसंत ऋतु में क्या करते हैं वृक्ष, ताकि जल उनके पास बना रहे, जल संचय के लिए अपने पानी को वो बचा करके रखें, क्योंकि गर्मी में ज्यादा पानी लगता है उनको, है ना, तो जल संचय के लिए वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो याद रखना है, अपने पत्ते गिरा देते हैं ये वसंत ऋतु में। यह वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल फैले हुए हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर क्षेत्रफल में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर के आसपास भारत में सामान्यतः वर्षा होती है। ठीक है, तो जहां पर जो वन इस वर्षा वाले मतलब ऐसे वन जिनको इतनी वर्षा की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है वही वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो मानसूनी प्रकार के वन या फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं, यही भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, इनको हम मानसूनी वन भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यूज नहीं, ऐसा नहीं है सदाबहार वन का क्यों नहीं यूज होता, बल्कि इसमें भी जो वृक्ष हमने देखे थे, है ना, सिनकोना वगैरह हो गया, रोजवुड वगैरह हो गया, ये सब, है ना, हर लकड़ी का ज्यादा, हालांकि हमारे यहाँ उतना नहीं होता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी होता है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। सिनकोना होता है, उससे कुनैन की गोलियां वगैरह भी बनाई जाती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे वन जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, मेडिसिन के रूप में और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है लगातार इनका। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार के वनों में आर्थिक बहुत महत्व है। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं सागौन हो गया, है ना, आम हो गया, महुआ हो गया, खैर हो गया, बांस हो गया, चंदन हो गया, शीशम हो गया, सारी जो आप ये लकड़ी वृक्ष दिख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में, रेल कोच बनाने में, घरों में, है ना, आम आम हो गया, खैर से कत्था बनाया जाता है, चंदन से मेडिसिन बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है ये आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आर्थिक मतलब इनसे सरकार को इनकम भी काफी ज्यादा होती है ना, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगले हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ड्राई ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये कैसे थे? इसके पहले वाले आर्द्र थे। आर्द्र क्यों बोल रहे हैं इनको? आर्द्र शब्द लगा है मतलब थोड़ा सा आर्द्र है, ये थोड़ा सा ज्यादा वर्षा हो रही है। आप ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं कि इसमें कितनी हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा हो रही है, मतलब ये आर्द्र है ना। और यहाँ पर शुष्क है, मतलब कम वर्षा हो रही है। यहाँ पर कितनी होगी? लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी, तो यहाँ पर वर्षा और कम हो गई। ठीक है, तो ये पूरे पत्ते गिरा देते हैं वसंत ऋतु में। ठीक है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहाँ पाए जाएंगे? अब यहाँ पर ये वाला रीजन है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन से, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ये वाला कुछ रीजन है, आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको पता ही है। तो देखो, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सभी रीजन है जहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, साल हो गया, साल आपको पता होगा, रेलवे स्लीपर जो बनाए जाते हैं ना, रेलवे के स्लीपर वगैरह जो बनाए जाते हैं, रेलवे कोच होते हैं, उसमें साल वृक्ष का प्रयोग होता है। तेंदु, पलास, अमलतास, वेल। ठीक है, तो ये सारे जो वृक्ष हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। शुष्क सीमांत क्षेत्रों में यह वन कटीले वनों और झाड़ुओं में बदल जाते हैं। शुष्क सीमांत क्षेत्र मतलब, अब चूंकि देखिए ये क्या है, 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहां पर हो रही है, वहां पर ये हो रहे हैं। अब जहां पर 70 सेंटीमीटर हो रही होगी, तो वहां पर ये किस में बदल जाते हैं? कटीले और झाड़ियों वाले वृक्ष में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम अगले जो फॉरेस्ट पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, झाड़ियों वाले वृक्ष। तो वहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, तो वहां पर जो वृक्ष होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं ना, पत्तों को पानी देने के लिए उनके पास पानी ही नहीं होता, तो उनमें कांटे और पत्ते नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो चीज। तो शुष्क सीमांत क्षेत्र जो होते हैं वहां पर ये झाड़ियों में चेंज हो जाते हैं। अत्यधिक चराई की समस्या से जो ये क्षेत्र है या फिर ये वन है, ये ग्रसित है, आपको याद रखना है। अगले हैं कटीले और झाड़ुओं वाले वृक्ष। तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है,
मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के वन, है ना। यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उनमें कांटे पाए जाएंगे, है ना। कांटे क्यों डेवलप कर लेते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कांटे डेवलप कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा पत्तियां वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सभी रीजन है, देख लीजिए। बबूल, अब इसके वृक्ष भी देख लीजिए, बबूल हो गया, आपके यहाँ दिख रही होगा, खैर हो गया, खजूर हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस, है ना। ये सभी जो कांटे वाले वृक्ष हैं, ये सभी शुष्क कटीले और झाड़ियों वाले वृक्ष के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने ये हमने 4 प्रकार के वन देखे। देखो कौन कौन से सदाबहार वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ज्यादा टेम्परेचर, हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े, और एक विशेषता और है, ये जो वृक्ष होते हैं सदाबहार, ये काफी लंबे होते हैं और घने होते हैं, है ना, सघनता पाई जाती है इन वनों में। दूसरे हमने देखे आर्द्र पर्णपाती वन, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, साल हो गया, चंदन हो गया, ये सारे जो वृक्ष होते हैं, महुआ हो गया, आम हो गया, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में हमने देखा 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख जो शाल का वृक्ष होता है, रेलवे स्लीपर बनाने में काम आता है, अमलतास हो गया, बबूल हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हमने कटीले और झाड़ियों वाले वृक्ष देखे, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बबूल, खैर, नागफनी, कैक्टस वगैरह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब आते हैं ज्वारीय वन, है ना। ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन, टाइडल फॉरेस्ट इनको हम बोलते हैं। यह वन मुख्य रूप से ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पर नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलकर दलदली भाग बन जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर ताजा पानी और खारा पानी आपस में मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आपको ज्वारीय वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनिल जी बोल रहे हैं पूर्वी एमपी में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे ना, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश का यदि आप रीजन देखेंगे तो अपेक्षाकृत वर्षा ज्यादा होती है ना, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास, तो उसमें आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है, पूर्वी एमपी में। पश्चिमी एमपी में आप देखेंगे तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ रीजन में झाड़ियों वाले वृक्ष भी पाए जाएंगे, है ना। अब आप जब रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेट की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और झाड़ियों वाले वृक्ष, मुख्यतः 3 प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। जैसे एमपी की आप बात करेंगे तो 3 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और झाड़ियों वाले वृक्ष, है ना। तो अलग अलग जब आप राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन से रीजन में कौन से प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। सुंदरी कैरूजाना, ये शायद सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, सुंदरी वृक्ष, है ना शायद। प्रमुख क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? ज्वारी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ज्वारी वन या फिर मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? जहां पर मीठा पानी मतलब नदियों का पानी और खारा पानी मतलब समुद्र का पानी आपस में मिलता है, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता क्या होती है बच्चों? ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, जो तटीय क्षेत्र हैं ये वाले, है ना, इनको ज्वार से, तूफानों से, आंधियों से सुरक्षित करती है, फिर प्रोटेक्ट करती है ना, क्योंकि ये बिल्कुल तटीय क्षेत्रों में होती हैं, जो डेल्टाई रीजन होते हैं, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना, इसके अलावा गोदावरी कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, तो डेल्टाई रीजन में ये पाए जाते हैं। और जो भी समुद्र से तूफान आते हैं, टाइड्स वगैरह आते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं तटीय क्षेत्रों को। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा नदी का जो डेल्टाई रीजन है, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, सुंदरी इसके अंतर्गत आता है, सॉरी, सुंदरी का जो वृक्ष है ये इसी के अंतर्गत आता है, मैंग्रोव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है मिश्रा जी, मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव एक प्रकार का वृक्ष ही होता है। सुंदरी हो गया, कैजुरीना हो गया, केवड़ा हो गया, बैंदी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं जो कि ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं, सुंदरी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार के कुछ वन होते हैं, आप देख सकते हैं, एनिमेटेड है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? यहां से मेन जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफी बार आया है, वो ये है कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि तटीय क्षेत्रों को, कोस्टल रीजन को ये ज्वार से, तूफानों से प्रोटेक्ट करती हैं और बचा करके रखती हैं, ठीक है। कहां पर ये होते हैं? तो जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, दलदली रीजन होता है, जहां पर मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिलता है, वहां पर ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले हैं पर्वतीय वन, फॉरेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, जो पर्वतों में वन पाए जाते हैं उनको हम पर्वतीय वन बोलते हैं। पर्वतों पर पाए जाने वाले वर्षा वन को, जो पर्वतों में पाए जाते हैं उनको हम कौन से वन बोलते हैं? पर्वतीय वन। अब देखिए, पर्वतों में एक दिक्कत क्या है कि जैसे हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय की एवरेज ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है।
6000 मीटर एवरेज हाइट है, ठीक है। तो पर्वतों में क्या होता है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वनों का प्रकार भी अलग होगा। जैसे कि नीचे कोई और वन पाए जाएंगे, थोड़ा ऊंचाई में कोई दूसरे वन पाए जाएंगे, और ऊपर कोई दूसरे वन पाए जाएंगे। इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। पर्वतों में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, पर्वतों पर पाए जाने वाले वर्षा वन का अनुसरण मतलब वर्षा का अनुसरण ना करके ढाल का अनुसरण करते हैं, मतलब ऊंचाई के साथ साथ चीजें चेंज होती जाती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेज गिरावट होती है ना, मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ में चलेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, ऑब्वियसली वजह ठंड बढ़ती जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर के कारण इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। अब भारत में दो प्रकार की जगह हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो है हिमालय, हिमालय रीजन में पाए जाने वाले पर्वतीय वन, और एक है दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन, ठीक है। इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हिमालय में जो वन पाए जाते हैं, है ना, तो देख लेते हैं इनको हम। हिमालय पर पाए जाने वाले पर्वतीय वन 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक जो पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। मतलब ये हिमालय है, तो हिमालय में 1500 मीटर की हाइट तक कौन से वन पाए जाएंगे, पर्णपाती, है ना। अब इसमें मिक्स है, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, ठीक है। और 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कौणधारी या फिर सदाहरित वन पाए जाते हैं। अब कौणधारी वन आपने देखे होंगे, है ना, इस प्रकार के आपने वन देखे होंगे यदि आप कहीं घूमने गए होंगे, हिमाचल गए होंगे, उत्तराखंड गए होंगे, तो इस प्रकार के आपने वन देखे होंगे, है ना। कौणधारी इस प्रकार के वन होते हैं, इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के कुछ वन होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कौणधारी वन, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऊंचाई के साथ साथ अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत हो गया, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां में ये सारे वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ हिस्सों में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ पर भी मिक्स वन आपको देखने को मिलेंगे। सोलास वन भी कहते हैं इनको हम, मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। तो मिले जुले वन आपको देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है वर्षा कितनी हो रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत के जो पर्वत है बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दो प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, एक तो शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और सोलास वन जिनको हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं, वही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कुछ कुछ जगह पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। प्रमुख वृक्षों की बात करें तो देवदार हो गया, है ना, स्प्रूस हो गया, सिल्वर फर हो गया, चीड़ हो गया। तो ये जो वृक्ष है ये पर्वतीय वनों के एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। पर्वतों के अंतर्गत ये सारे प्रकार के वृक्ष या फिर वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, ये हमने वृक्षों का डिवीजन पढ़ा है, कितने प्रकार के वन होते हैं। इसके अलावा इसके पहले हमने प्रादेशिक आधार पर कितने प्रकार के वन होते हैं वो भी डिस्कस किया, ठीक है। अब वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 है, इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्योंकि देखिए हर 2 वर्ष में क्या होता है, हर 2 वर्षों में वन की रिपोर्ट जारी की जाती है कि किस राज्य में कितने वन हैं, कौन कौन से राज्य में मतलब वनों की स्थिति में परिवर्तन आया है, कहां पर वनों को कम हुए हैं, कहां पर वन ज्यादा हुए हैं। ये सारी चीजें हर 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है। तो वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, ठीक है। तो इतना बताओ, इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया, जल्दी से बताओ, कोई डाउट? बहुत ज्यादा कुछ टफ टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस दोनों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, कल हम इसकी वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ लेंगे। एक अभी एग्रीकल्चर वाला टॉपिक और बचा है ना, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक बचा है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो हम यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये दो चारों मेन टॉपिक और बचे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो वृष्टि छाया क्षेत्र जो होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लो ये पर्वत है ना, ये वेस्टर्न घाट है ना, तो ये वाला जो रीजन होता है, हवाएं जो आती हैं वो इस रीजन में ही ज्यादा वर्षा कर देती है ना, इसके पश्चिमी किनारे में ही ज्यादा वर्षा कर देती हैं। जबकि ये वाला क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, है ना। अब वो अलग अलग वृष्टि छाया क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है वहां पर वर्षा कितनी हो रही है ना। जैसे जो हमारा पश्चिमी घाट वाला रीजन है, यहाँ पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बीच में वर्षा हो जाती है ना। अब वो डिपेंड करता है उस वृष्टि छाया क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है ना।
कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि आप देखेंगे हिमालय जो है, हिमालय के पीछे आपको लद्दाख लेह वाला रीजन दिखता है, तो वहां पर तो वर्षा ही नहीं होती है, क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा है तो वो भी वृष्टि छाया क्षेत्र, तो वहां पर तो वर्षा होती ही नहीं है। यहाँ पर इसलिए वहां पर आपको एक ठंडा मरुस्थल देखने को मिलेगा, है ना। लेह लद्दाख वाला जो रीजन है, लेह लद्दाख, है ना, ये भारत का कैसा मरुस्थल है? ये भारत का ठंडा मरुस्थल है, इसको हम मरुस्थल बोलते हैं, है ना। और मरुस्थल मतलब क्या होता है? मरुस्थल मतलब जहां 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थल बनते हैं। और ये कहां पर है? हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शैडो रीजन में है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बच्चों की किस वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है ना। तो वर्षा के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कहां पर कौन से वन पाए जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाए, है ना, वो डिपेंड करता है। हाँ, पुणे भी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ठीक है। और कोई डाउट मिश्रा जी? ये हम जब जलवायु पढ़ेंगे ना, क्लाइमेट पढ़ेंगे, मॉनसून पढ़ेंगे, तब हम इन चीजों को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नहीं, जो पुणे है वो आपको वृष्टि छाया क्षेत्र में ही मिलेगा, मुंबई आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो तो फिर कल की क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर कल की क्लास में डिस्कस करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें और पढ़ते रहें।